हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एमपी आरएम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं आबकारी के हुए मध्य प्रदेश में प्रश्नोत्तर, उसके हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए ज़रूरी है। अभी पटवारी भी आने वाली है और बहुत सारे व्यापम के एग्ज़ाम आने वाले हैं, जिनके लिए आज का जो एग्ज़ाम पेपर है वो ज़रूरी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो आपको यदि यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी। देखिए, इसमें बहुत सारे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी हैं, तो मैथ रीजनिंग को हम क्या करेंगे, स्किप करते जाएंगे। जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं, एमपी के क्वेश्चंस हैं, वो ही हम इस पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद किस वर्ष ग्रहण किया था? जो शिवराज सिंह चौहान है वो हमारे सीएम है, कब इन्होंने सबसे पहले पद ग्रहण किया था? तो चलो हम पहले देखते हैं, हमारे इनके बारे में देख लें क्या। पहले देखो आंसर क्या है, 2005। ये सबसे ज्यादा टाइम तक मध्य प्रदेश के सीएम रहने वाले व्यक्ति हैं, है ना। इनको सीट कहाँ से मिली है, आते हैं सीहोर से, लेकिन बुदनी जो जगह है वहां से इन्होंने चुनाव लड़ा था, है ना। फिर हम देखें हमारे सीएम मध्य प्रदेश के, है ना। हम मध्य प्रदेश के जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन है वो सॉल्व करते जाएंगे। तो हम अपने मध्य प्रदेश के सीएम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे जो मध्य प्रदेश का सीएम है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करते हैं। ओके, ये 164 में दिया गया है। कर्तव्य क्या होता है? तो जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है या मतलब किसी भी राज्य की विधानसभा है, इसमें जितने भी कार्य हो रहे हैं उन कार्यों से जो गवर्नर है उसको अवगत कराने का काम किनका होता है? सीएम का होता है। मतलब जो सीएम एक बीच की कुंजी होती है ना, मतलब कुड़ी होती है, वो कुंजी होती है जो कि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन को बना के रखता है। ये 167 में बताया गया है कि सीएम क्या करेगा, गवर्नर को जितने भी योजनाएं हैं वगैरह हैं, जितने भी कार्य हो रहे हैं राज्य के में और विधानसभा में जितने भी कार्य हो रहे हैं वो किनको बताता है? गवर्नर को बताता है। चलो हम इनको देखते हैं। ये अभी भी है क्या सीएम? नहीं है, अभी तो कौन है? मोहन यादव है। अभी ये क्या बन गए हैं? ये अभी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री बन गए हैं, केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री है ये, है ना। हमारे मध्य प्रदेश के सीएम देखें क्या हम, देखो इनकी ट्रिक थी, है ना। यदि आपको ट्रिक चाहिए है तो वो मिल जाएगी, लेकिन अभी आप याद कर लो कैसे। पहले आते हैं रविशंकर शुक्ल, तो रविशंकर भगवंत राव मंडलोई। दूसरे आते हैं भगवंत राव मंडलोई, भगवंत राव मंडलोई। फिर आते हैं कैलाश नाथ काटजू, कैलाश नाथ। फिर द्वारका प्रसाद। उनके बाद आते हैं विजयराजे सिंधिया। फिर आते हैं गोविंद नारायण सिंह। फिर नरेश चंद्र, जिनको राजा कहा जाता है ना। फिर आते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय क्या हुआ था? 1977 में सबसे पहले लगा था राज्य शासन, है ना, राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगा था। फिर आते हैं प्रकाश चंद्र सेठ। फिर 3 बार आपातकाल हुआ है, 1977 में, फिर 1980, फिर 1992। प्रकाश चंद्र सेठ। उसके बाद आते हैं कैलाश जोशी। फिर कैलाश जोशी के बाद आते हैं वीरेंद्र कुमार। फिर आते हैं सुंदरलाल पटवा। ये 2 बार रहे हैं और 2 बार इन्हीं के समय लगा था, 1980 और 1992। श्यामा प्रसाद मतलब सुंदरलाल पटवा के समय, है ना। फिर आते हैं अर्जुन सिंह। फिर आते हैं मोतीलाल बोहरा। फिर आते हैं श्यामाचरण। और फिर आते हैं दिग्विजय सिंह। और इनकी बात की याद ही होंगे, उमा भारती, पहली मध्य प्रदेश की महिला सीएम। फिर आते हैं बाबूलाल गौर, जिनको क्या कहा जाता है? बुलडोजर मंत्री भी कहा जाता है। फिर आते हैं हमारे शिवराज सिंह चौहान। फिर आते हैं कमलनाथ। फिर शिवराज सिंह चौहान। फिर आते हैं मोहन यादव, है ना। ये वर्तमान में मोहन यादव। कमलनाथ कब थे? 2018 में कमलनाथ आए थे।
ये कहाँ से आते हैं? शिवराज सिंह चौहान बुदनी विधानसभा से इन्होंने चुनाव लड़ा था। चलो ये हमारे शिवराज सिंह चौहान के बारे में हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। भारत सरकार के द्वारा जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 है, उसमें मध्य प्रदेश का कौन सा शहर स्वच्छ शहर था? तो भाई ये मध्य प्रदेश में देखो, पूरे भारत में देखो सबसे स्वच्छ कौन सा है? हमारा इंदौर है। ये 2018 की बात कर रहे हैं, और अभी 2025 में भी देखा जाएगा ना, 25-26 में भी, तब भी कौन है? इंदौर ही है। आंसर कहाँ है? इंदौर है ना, ये इंदौर है। तो जो हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण है, इसकी शुरुआत स्वच्छ भारत मिशन जो 2014 में स्टार्ट हुआ था ना, उसके तहत इसको जारी किया गया था 2018 से। सबसे पहले इसको कब जारी किया गया था? सबसे पहले 2018 में ही इसको जारी किया, नहीं 2016 में इसको जारी किया गया था। सबसे पहले जो रिपोर्ट आई थी वो 2016 में आई थी। तब से 8 ही बार अभी उज्जैन 8 ही बार सबसे स्वच्छ शहर बन गया है, वो भी कितने में? 10 लाख की जनसंख्या, जो 10 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या है, इसमें ये सबसे नंबर 1 पर है। और हमारा जो भोपाल है, कहाँ गया भोपाल? ये है भोपाल, है ना, ये कौन से स्थान पर है? सेकंड स्थान पर है। और यदि कैपिटल वाइज देखा जाए तो भारत की पहली कैपिटल है जो कि स्वच्छ है। और फिर आते हैं हमारा उज्जैन, ऑप्शन है नहीं है, उज्जैन ऑप्शन है तो हम देखिए उज्जैन देखते हैं। जो उज्जैन है, यहाँ पर 3 लाख आबादी में ये कौन से स्थान पर है? 8वां है। 3 लाख की आबादी पर उज्जैन है 8वां। जबलपुर है 5वां। और देवास है 5,000 से 3 लाख की जनसंख्या पर पहला। ये हमारी स्वच्छता है। अब ये जो जबलपुर है ना, इसको 5वें स्थान के साथ और क्या मिला था? स्वच्छ महाकुंभ मान्यता पुरस्कार इसको दिया गया था। और ये जारी कौन करता है? जो स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट होती है वो जारी की जाती है आवासन एवं जो शहरी कार्य मंत्रालय है उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। कब से स्टार्ट किया गया था? 2016 से स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसको जारी किया गया है या किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? ये देखो, मैथ के बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस ये सब बहुत सारे दिए गए हैं। इसमें जीके जीएस कम है तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। चलो आते हैं अशोक, जो सम्राट अशोक के हैं, इनके नाम कर्नाटक के 3 स्थानों पर और मध्य प्रदेश के 1 स्थान से प्राप्त हुआ है, वो स्थान बताइए। तो जो सम्राट अशोक हैं, इनका नाम बहुत जगह पर मिलता है, बहुत सारे ऐसे अभिलेख हैं जिन पर इनका नाम मिलता है। कर्नाटक में कितने हैं? 3 हैं। और अपने यहाँ पर कितने हैं? अपने यहाँ पर 1 है, और वो भी कौन सा है? तो वो हो जाएगा लघु शिलालेख। कौन सा हो जाएगा? लघु शिलालेख हो जाएगा। इनको क्या कहा जाता है? चंडाशोक कहा जाता है ना, मौर्य वंश के शासक थे, महान शासक थे। तो ये कौन सा है? ये इनका मिलेगा हमें किसमें? लघु शिलालेख देखने को मिलता है। यदि हम इनके बारे में बात करें तो इन्होंने बहुत सारे शिलालेख थे जो अलग अलग जगह पर देखने को हमें मिलते हैं, है ना। यदि हम अपने सबसे फेमस वाले देखें तो इनका एक शिलालेख अपने मध्य प्रदेश में है, दतिया में भी है, गुर्जरा अभिलेख, है ना, दतिया में भी है गुर्जरा अभिलेख जो हमें देखने को मिलता है। इन्होंने 4 लिपियों में लिखे थे अपने अभिलेख, है ना। किसमें थे? अरमाइक लिपि में थे, ब्राह्मी लिपि में थे, खरोष्टी में थे। तो ये इनकी लिपियां हमें देखने को मिलती हैं। और सबसे पहले पढ़ने वाले शिलालेख कौन थे? वो थे जेम्स प्रिंसेप। सबसे पहले जिन्होंने जो अशोक के शिलालेख हैं उनको पढ़ा है वो कौन हो जाएंगे? जेम्स प्रिंसेप हो जाएंगे। चलो अब हम देखते हैं आगे। देखो, आप चिल्लाने की आवाज सुनते हैं और देखते हैं कि कोई व्यक्ति अपना बटुआ गिरा देता है, आप क्या करेंगे? यदि आपने देखा कोई चिल्ला रहा है और उसका बटुआ गिरा हुआ है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले उसको इधर उधर देखेंगे। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितनी केंद्रीय जेल हैं? तो मध्य प्रदेश में जो केंद्रीय जेल हैं उनकी संख्या कितनी बताई गई है? ये वर्तमान में 11 है। कितनी है? 11 हो जाएगी। कहाँ कहाँ पर है? तो ये है हमारी
भोपाल में, इंदौर में, पहले भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर। फिर आता है रीवा, सतना, नरसिंहपुर, बड़वानी, और उसके बाद आता है नर्मदापुरम। ये यहाँ पर क्या हो जाएंगी, जेल हो जाएंगी। कितनी हैं, 11 सेंट्रल जेल है अभी मध्य प्रदेश में वर्तमान में। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। यदि किसी फलन में केवल एक चर हो तो इसका अवकलज प्रयोग क्या होगा, तो इसका अवकलज प्रयोग एक सामान्य अवकलज होगा। क्या होगा, सामान्य होगा। आपको एक पेपर क्लिप दिया गया है, तो कौन सा विकल्प है जो कि अवसारी चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग दिखाता है। तो आपको यदि पेपर क्लिप दिया गया है तो आप उसका क्या करोगे, लॉक को पिक करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, उस लॉक को पिक करेंगे, करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। चलो एक अब आता है साइंस का क्वेश्चन। ये पहले साइंस का मिला है। चलो, सभी जीवित जीवों की कोशिकाओं में नाभिक होता है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। हम इसमें से सही देखना है ना, तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलो हम पहले कोशिकाएं पढ़ लेते हैं अपनी। जो हमारी कोशिका होती है उसके बारे में हम देखेंगे। कोशिका क्या होती है, किसी भी जीव है, कोई भी जीव है, उसकी जो इकाई है उसको क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। वो कैसी होगी, कोई भी शेप होगा, ऐसा ऐसा है ना, हो सकता है। चलो ऐसा नहीं तो चलो ऐसा है। इसके बीच में क्या होगा, एक नाभिक होता है, और भी कुछ कुछ होते हैं, है ना। इसमें एक लिक्विड भरा होता है, कोशिका द्रव्य जिसको कहा जाता है ना, वो इसका क्या होता है, मूल इकाई या जीवित इकाई होती है इसका कोशिका द्रव्य। इसमें एक झिल्ली पाई जाती है। यदि कोशिका जानवर की है तो कोशिका झिल्ली होगी। इसके बाहर एक और लेयर पाई जाती है, वो किसमें पाई जाती है, जो पौधे होते हैं उनके लिए मोटी लेयर की आवश्यकता होती है जो उसको प्रोटेक्ट करे, तो उसे कोशिका भित्ति कहा जाता है ना। जो बाहर की लेयर हो जाएगी कोशिका भित्ति। वापस आ जाओ, आ गया। हाँ, अभी जो केंद्रक है इसे क्या कहा जाएगा, केंद्र में है तो ये केंद्रक है। ये क्या करेगा, पूरी कोशिका को नियंत्रित करेगा। इसमें एक क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या करता है, इसको पावर हाउस कहते हैं, खाना बनाता है, ऊर्जा ग्रह है। ये क्या करता है, ग्लूकोज को एटीपी में चेंज कर देता है। नेक्स्ट आता है राइबोसोम, है ना। राइबोसोम है, ये प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम। एक होता है लाइसोसोम, ये क्या होता है, इसमें बहुत सारे पाचक एंजाइम होते हैं, और ये जो कुछ हानिकारक है, कुछ एंजाइम्स बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसको मार देता है। इसको नहीं मार पाता तो पूरी कोशिका को मार देता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, हम इसको देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या थी, मतलब जो पहले कोशिकाएं होती थी उसके सारे जो अंग होते थे वो इधर उधर बिखरे रहते थे, कोई झिल्ली नहीं पाई जाती थी, कहीं भी अच्छे से सिस्टमेटिक नहीं था, वो थी प्रोकैरियोटिक, मतलब स्टार्टिंग स्टेज थी। फिर आते हैं यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें क्या होती है, जितने भी इसके अंग होते हैं, कोशिका के अंग होते हैं, वो एक प्रॉपर झिल्ली में होते हैं, वो यूकैरियोटिक होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम, अब इसके पढ़ लेते हैं ना। तो कोशिका में नाभिक होता है, तो हाँ भैया सभी में नहीं होता, कुछ ऐसे जीव हैं जिनकी कोशिका में नाभिक नहीं होता, जैसे कि लामा, ऊंट वगैरह जो होते हैं, इनमें कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है जानवर और पौधों की कोशिकाएं दोनों में एक स्पष्ट भित्ति होती है, तो हमने क्या पढ़ा था, नहीं होती। जो पौधे होते हैं उनके लिए धूप में खड़ा रहना पड़ता है, विंड और जो हवा, पानी, धूल, मिट्टी, कीटों से बचने के लिए उसके लिए एक मोटी लेयर की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें भित्ति होती है। जानवरों की इतनी आवश्यकता नहीं होती, तो जानवरों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक झिल्ली में जो बंध ऑर्गन्स होते हैं वो नहीं होते, तो ये सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा कि जो इसमें ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी अंग होते हैं, वो एक बंध या झिल्ली के आवरण में नहीं होते। तो ये सही है कि जो प्रोकैरियोटिक है, पहले वाली कोशिकाएं हैं, वहाँ के उनके ऑर्गन्स क्या होते हैं, यहाँ वहाँ डले रहते हैं, वो अच्छी प्रॉपर झिल्ली में बंधे नहीं होते। तो पहला सही, मतलब 30 से सही हो जाएगा। और जो कोशिकाएं होती हैं अजैविक पदार्थों से नए शरीर में बनती है, तो ये भी गलत होगा। इसका कोशिका विभाजन होता है, इसकी अलग अलग प्रोसेस होती है। अभी इसमें एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कोशिका से रिलेटेड, जैसे कि सबसे छोटी कोशिका वो कौन सी हो जाएगी, माइकोप्लाज्मा, है ना। सबसे लंबी कोशिका
की देखी जाए तो वो हमारी तंत्रिका तंत्र की जो कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका हो जाती है मानव शरीर की। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसके अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। और जो सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन सी हो जाएगी? शुतुरमुर्ग का। ये शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी। चलो ये हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि फ्रेंड्स आप इसमें अच्छा रिस्पॉन्स देंगे ना, तो मैं फिर सारे जितने भी एग्जाम हुए हैं इस साल, मैं सारे वीडियो कंप्लीट करा दूंगी, है ना। सारे क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं मानसिक शॉर्टकट को। जो मानसिक शॉर्टकट होता है उसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अनुमानी। ये ह्यूरिस्टिक कहा जाता है। अनुमानी या ह्यूरिस्टिक कहा जाता है मानसिक शॉर्टकट को। नेक्स्ट है HACCP, खसरा विश्लेषण एवं महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये क्या करेगा? जो खाद्य संदूषण होते हैं इनको रोकता है और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। HACCP जो खतरा विश्लेषण और जो महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु होते हैं इनका उद्देश्य होता है जो खाद्य संदूषण है उसको रोकना और सुरक्षित सुनिश्चित करना। एक मजेदार या अतिशयोक्तिपूर्ण मानसिक छवि बनाने से याद करने में मदद मिलती है, क्योंकि यदि हम कोई भी चीज़ याद करनी है, हम उसे क्या करते हैं? मजाकदार बना लेते हैं या फिर अतिशयोक्ति उसको कर लेते हैं, तो हमें वो याद रह जाती है। क्यों रह जाती है? क्योंकि जो असामान्य विचार होते हैं वो बेहतर तरीके से याद होते हैं। असामान्य विचार क्या होते हैं? बेहतर याद रहते हैं, इसलिए। बहुधा वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए नियंत्रित वातावरण जैसे टैंक या पोखरों में मछली के प्रजनन, पालन और संग्रहण की जो प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मतलब पोखरों वगैरह में यदि हम मछली का पालन कर रहे हैं तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाता है पिसीकल्चर। क्या कहा जाता है? पिसीकल्चर इसको कहा जाता है यदि हम मछलियों को किसी नदी तालाब वगैरह में पाल रहे हैं तो। अब आता है, देखो हम इसमें कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि विटिकल्चर है। क्या ऑप्शन? नहीं यार, ये देखो जो इपीकल्चर होता है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है मधुमक्खी पालन से, है ना। इपी का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन से है। मधुमक्खी पालन से है। एक्वाकल्चर क्या होता है? पानी में चीजें लगाना, पानी की खेती करना, पानी से रिलेटेड जितने भी जीव जंतुओं को पालन करना, ये एक्वाकल्चर के अंतर्गत आता है। फिशरी कल्चर मतलब भी मछलियों को पालना ही होता है, फिशरी उसके अंतर्गत आता है। हमने कुछ भी और पे एग्जाम में आते हैं जो कि होते हैं, पहले हम देखते हैं। पहले आता है सेरीकल्चर। इसका संबंध किससे होता है? रेशम से होता है। रेशम पालन करेंगे उसको सेरीकल्चर में रखा जाएगा। विटिकल्चर इसमें नहीं दिया, तो यदि विटिकल्चर है तो वो किससे संबंधित है? अंगूरों की खेती से संबंधित है ना। फ्लोरिकल्चर मतलब क्या करेंगे हम इसमें? जो फूल होते हैं उनको उगाना फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ओलेरिकल्चर होता है मतलब सब्जियों का यदि हम पालन करते हैं, सब्जियों को लगाते हैं, वो ओलेरिकल्चर में आता है। बर्मी कल्चर क्या होता है? केंचुओं का पालन करना, बर्मी कल्चर के अंतर्गत आता है। सिल्वी कल्चर क्या आता है? सिल्वी मतलब जो वन संवर्धन वगैरह होते हैं, वनों से संबंधित जितने भी होंगे उसे क्या कहा जाता है? सिल्वी कल्चर के अंतर्गत रखा जाएगा। चलो ये कंप्लीट हो गया। अब हम आज देखेंगे आगे। मैथ का क्वेश्चन है कोसाइन का उपयोग। ये भी नहीं है। देखो कोसाइन का उपयोग है, लॉ ऑफ कोसाइन दिया गया है। क्वेश्चन अच्छे आते हैं इसमें, मैथ रीजनिंग वगैरह के। निम्नलिखित में से किस स्थिति में सोडियम गहरे नीले रंग का घोल बनाएगा जो बिजली का संचालन भी करेगा? तो जो सोडियम है वो गहरे नीले रंग का किसके साथ बनाएगा मिश्रण? तो जब Na धातु की जो Na धातु की प्रतिक्रिया तरल अमोनिया से होती है तब क्या बनाता है? जो सोडियम है
जब अमोनिया से क्रिया करेगा तो क्या बनाता है, नीला रंग का घोल बनाता है, नीले रंग का क्या बनाता है, घोल बनाता है, और ये विद्युत इसमें से पास भी करेगा, संचालन भी करेगा उसका। एक कांस्टेबल अंधेरी गली में खड़े समूह को देखकर खतरा समझता है, यह निर्णय किस पर आधारित होगा? तो कोई भी कांस्टेबल है, अंधेरे में खड़े लोग हैं, उनको खतरा समझ रहा है, ये उसका क्या है, उसके जो पिछले अनुभव हैं वो उसको बता रहा है कि भैया ये खतरा हो सकता है, पिछले अनुभव का संकेत है। मध्य प्रदेश में एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। जो एकलव्य पुरस्कार होता है, ये जूनियर खिलाड़ी होते हैं, उनको प्रेरित करने के लिए एकलव्य पुरस्कार दिए जाते हैं। किन लोगों को दिया जाता है? तो ऐसे बच्चों को, ऐसे खिलाड़ियों को दिया जाता है जिनकी आयु 19 वर्ष से कम होती। कब से स्टार्ट किया गया था? 1994 से इसकी शुरुआत की गई थी। कितनी राशि मिलती है? तो पहले इसमें 50,000 मिलते थे, लेकिन अभी 2021 से इसको 1 लाख कर दिया गया है ना? कितना कर दिया गया है? 1 लाख कर दिया गया है। कुछ और भी पुरस्कार हैं जो कि मध्य प्रदेश सरकार देती है, जैसे कि कौन सा देती है? विक्रम पुरस्कार, इसको 1990 से स्टार्ट किया था। फिर आते हैं विश्वामित्र पुरस्कार, भी गवर्नमेंट देती है। किसको देते हैं? जो कोच होते हैं ना, इनको मिलता है विश्वामित्र पुरस्कार, और इसकी शुरुआत हुई थी 1994 से। फिर प्रभात जोशी सम्मान भी मिलता है। प्रभात जोशी सम्मान है वो 2013 से दिया जा रहा है, और किनको दिया जाता है? जो मलखम्ब से रिलेटेड खिलाड़ी होते हैं उनको दिया जाता है। फिर आता है एक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है, मतलब कुछ ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने लाइफ टाइम अच्छा काम किया है, उनके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है? 2009 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन गैर ओमीय प्रतिरोध है? तो ओमीय प्रतिरोध मतलब क्या होता है? देखो, ओम प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है, तो गैर ओमी मतलब ऐसा जिसमें प्रतिरोध नहीं है। कारण प्रतिरोध में होगा, तांबे के तार प्रतिरोध के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, इसमें भी होता है, टंगस्टन के तारों में भी होता है, लेकिन जो डायोड होते हैं ये एक गैर ओमीय प्रतिरोध हो जाएगा। डायोड क्या होते हैं? डायोड का एक ऐसा तार होता है जिसमें 2 जगह से प्रयोग किए जाते हैं ना, 2 डायोड वगैरह, उसमें तो डायोड हो जाएगा ना, 2 जगह से डायोड है, मतलब ये बहुत तरीके से यूज किया जाता है। जैसे कि जो रेक्टिफायर्स वगैरह होते हैं उसमें भी हम डायोड का प्रयोग करते हैं, एलईडी में भी प्रयोग करते हैं। इसकी कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे कि जेना डायोड सुना होगा। जेना डायोड ये रिवर्स बायस पर काम करता है और वोल्टेज को रेगुलेट करता है। फोटो डायोड भी होते हैं जो कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसको भाप में बदल देते हैं या विद्युत में बदल देते हैं। फोटो डायोड का प्रयोग क्या, मतलब बदलना है ना, ये क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। जैसे कि रेक्टिफायर में हो गया, एसी को डीसी में बदलना, डायोड का काम क्या है? बदल रहा है। तो फोटो डायोड क्या करेगा? प्रकाश को भाप या विद्युत में बदलेगा। सोलर डायोड होता है, ये क्या करता है? जो सौर ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सौर को क्या बदलेगा? विद्युत में बदल देगा। फोटो में प्रकाश जो होता है उसको विद्युत में बदलता है, और जो जेना डायोड होते हैं ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है। ये हो गया इसका क्वेश्चन। चलो हम देखेंगे आगे। आप एक रिपोर्ट देख रहे हैं, है ना, और बीच पैराग्राफ में आपका ध्यान भटक गया है। आप ध्यान को वापस कैसे लाएंगे? हम उसको फिर से पढ़ेंगे या ध्यान पूर्वक फिर से उसको पढ़ेंगे, ध्यान वापस आ जाएगा हमारा। दांतों या दांत प्रक्रिया से डर को क्या कहा जाता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डॉक्टर के यहाँ नहीं जाते, डेंटिस्ट के यहाँ नहीं जाते, क्यों भैया? दांत में डर लगता है दांत को दिखाने के लिए। तो जो इस प्रकार का फोबिया होता है उसे कहा जाता है डेंटोफोबिया। क्या कहा जाता है? डेंटोफोबिया कहा जाता है। अब देखो इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि हीमोफोबिया। हीमोफोबिया मतलब क्या है? जिसको हीम मतलब खून को देख के डर लग जाए तो वो क्या हो जाएंगे? हीमोफोबिया हो जाए, मतलब चोट लगी थोड़ी सी खून देख ले तो रोना स्टार्ट कर देंगे, हीमोफोबिया। एक्वाफोबिया क्या होते हैं? पानी को देख के जो डरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एक्वाफोबिया कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, ये क्या है? नेक्टोफोबिया। नेक्टोफोबिया को क्या कहा जाता है? इसका तो याद ही नहीं आ रहा। चलो ये अपन छोड़ देते हैं। इसके आगे वो कुछ और भी होते हैं ना, जैसे कि कुछ लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, उसे क्या कहा जाता है? एक्रोफोबिया कहा जाता है, मतलब ऊपर से एको हो जाता है ना, ऊपर क्या होता है? एको होता है, तो एक्रोफोबिया ऊंचाई से डर लगता है। कुछ लोगों को पढ़ने से डर लगता है, बुक से जिनको डर लगता है उन्हें कहा जाता है बिब्लियोफोबिया।
ये स्पेलिंग आती है व्यापम में, एक दो बार एग्जाम में पूछी गई है ना बिब्लियो की। तो बिब्लियोफोबिया क्या कहलाता है? इसे कहा जाता है जो बुक से डर लगता है उन्हें कहा जाता है एंड्रोफोबिया। मतलब एंड्रोफोबिया ये हो जाते हैं पुरुषों से डरने वाले, एंड्रोफोबिया। जेनोफोबिया भी होते हैं। कितने लोग हैं भैया? जेमोफोबिया लड़कियां होती हैं मोस्टली, है ना, शादी से डर लगता है जिनको, विवाह से जिनको डर लगता है उन्हें क्या कहा जाता है? जेनोफोबिया कहा जाता है। ग्लेसोफोबिया भी होता है जिनको जनता से डर लगता है, ग्लेसोफोबिया। एक्वाफोबिया हो गया पानी से। हीमोफोबिया, किससे डरते हैं? रक्त से डरते हैं। एक्वाफोबिया ऊंचाई से डरने वाले। बिबियोफोबिया मतलब जो बुक से डरते हैं। एंडोफोबिया पुरुषों से डरने वाले। और गैमोफोबिया जो होते हैं वो विवाह से डरते हैं। ग्लेसोफोबिया होते हैं जो जनता से डरते हैं। कुछ लोग वाहनों से भी डरते हैं, उन्हें कहते हैं अमोक्सिफोबिया। और जो कुछ लोग एक्रो से डरते हैं, एरोप्लेन वगैरह से डरते हैं, उन्हें हवाई जहाज से डर लगता है, एक्रोफोबिया उन्हें कहा जाता है। एक व्यक्ति सड़क पर एक बैग देखकर उसे खतरनाक मान लेता है क्योंकि उसने समाचार में ऐसे ही बैग के बारे में बम की खबर देखी थी। यह धारणा किसको प्रभावित कर रहा है? तो उसका तार्किक प्रमाण है नहीं, हाल का अनुभव है। उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि ऐसे जो बैग रखे होते हैं अकेले कहीं पर भी, उसमें बम हो सकता है, ये हाल का उसका अनुभव है। ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर हैं। यह सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भाई मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर। कौन सा हो जाएगा? इंदौर हो जाएगा, सबसे बड़ा शहर है। और भी देखें क्या, ग्वालियर को क्या कहते हैं? संगीत नगरी, तानसेन की नगरी कहते हैं। तानसेन का मकबरा वहाँ पर है। मोहम्मद गौस का मकबरा है। अब लक्ष्मीबाई जी का मकबरा है ग्वालियर में। झांसी फेमस है, रानी लक्ष्मी की लक्ष्मीबाई थी। इंदौर में तो बहुत सारी चीजें हैं, भोपाल में भी बहुत सारी चीजें हैं, ये भी हो जाएंगी। इसका आंसर क्या है? इंदौर। उस धातु का नाम बताइए जो कि कमरे के तापमान पर ठोस रूप में नहीं पाई जाती, मतलब ठोस में नहीं होगी। तो ये ऑप्शन हो जाएगा पारा। ये कैसी होती है? लिक्विड में ये होती है पारा, है ना। ये कैसी होती है? लिक्विड में होती है, रूम टेम्परेचर पर इसमें लिक्विड में ये देखने को हमें मिलती है। नेक्स्ट आते हैं, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सितंबर 2020 में पीएम किसान सम्मान निधि के पूरक के रूप में कौन सी योजना स्टार्ट की गई थी जिससे किसानों को मिलने वाली कुल वार्षिक सहायता 10,000 रुपये हो गई थी? तो भैया हमारे जो पीएम किसान सम्मान निधि है इसमें कितने मिलते हैं? 4,000 रुपये मिलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के ने भी 2020 में इसके ही जैसी एक और योजना स्टार्ट कर दी जिसमें 6,000 रुपये दिए जाएंगे। अब हमें कुल मिला के कितने मिलेंगे? 10,000 रुपये दिए जाएंगे किसी भी एक किसान को। तो ये थी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि। मध्य प्रदेश की नहीं थी ये, पीएम किसान सम्मान निधि थी, और मध्य प्रदेश की थी मुख्यमंत्री कल्याण योजना, जो की थी पीएम किसान सम्मान निधि से प्रेरित। 2020 में इसको स्टार्ट किया गया था। बसदेवा डैश क्षेत्र से संबंधित गायन की एक पारंपरिक समुदाय है। तो जो बसदेवा गायन है कहाँ से संबंधित है? ये हो जाएगा हमारा बघेलखंड से। ऑप्शन बघेलखंड से संबंधित है बसदेवा। अब हम और भी देखते हैं इसमें, विरहा, विदेशिया, वा से बघेलखंड, बा से विरहा, वा से विदेशिया, बा से बसदेवा, और इसमें आते हैं हमारी फाग और पंडवानी, है ना। फाग और पंडवानी भी बघेलखंड से है। बुंदेलखंड से कौन कौन से होते हैं? आल्हा गायन होता है ना, वैरायता होता है, वैरायटा होता है। फाग गाई जाती हैं हमारे बुंदेलखंड में भी। दीवारी गाई जाती है। जगोदेव की पुआर गाई जाती है। मालवा में कौन कौन से गायन किए जाते हैं?
तो मालवा का आ जाएगा भरथरी, सांझा गीत, निर्गुणिया और हीड़ गायन, ये सब मालवा से संबंधित हैं। तो देखो बघेलखंड के विरहा, विदेशिया, फाग, पंडवानी है ना गाए जाते हैं, और बसदेवा। बुंदेलखंड से आला, बैराइटा, फाग, दीवारी, जगदेव की पुआरे, और मालवा से भरथरी, सांझा गीत, निर्गुणी गायन और हीड़ गायन गाए जाते हैं। तनावपूर्ण कार्य के दौरान ब्रेक लेने का क्या प्रभाव होगा? तनावपूर्ण कार्य कर रहे हैं, फिर हम ब्रेक ले लेंगे, इससे क्या हो जाएगा? यह मांस जो मस्तिष्क है उसको रीसेट करने में मदद करता है। जो मस्तिष्क है उसको क्या करेगा? रीसेट करने में मदद करता है। फिर से क्वेश्चन है मैथ का, रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सिटिंग अरेंजमेंट दिए गए हैं क्वेश्चंस। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस ज़्यादा आए थे। एक और मैथ का क्वेश्चन, टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को विद्युत लेपित या इलेक्ट्रोप्लेट करने के लिए प्रयुक्त धातु को समय समय बदलने की आवश्यकता होती है। क्यों बदलना पड़ती है प्लेट्स को? क्योंकि प्लेट्स को जब हम बदलते हैं, क्योंकि वो घुल जाती हैं, उनमें चालक जाते रहते हैं बार बार, तो चालक विलयन में अपने रूप में जो धातु होती है वो लगातार क्या होती है? घुलती जाती है, इसलिए हम उसकी जो प्लेटें होती हैं वो बदलनी पड़ती हैं बार बार। यदि आधी रात को प्रवेश करने वाले ट्रकों में अधिक दस्तावेज त्रुटि है तो उचित अनुमान क्या होगा? जो रात में ट्रक जा रहे हैं शहर से, उसमें दस्तावेजों की त्रुटि है, इसका मतलब सीधा से क्या निकाला जाएगा? जो तस्कर हैं वो देर रात का प्रयोग कर रहे हैं। तस्कर क्या कर रहे हैं? देर रात का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें विषम चयन करना है। केएल राहुल क्रिकेटर है। सैमसंग संजू भी शायद क्रिकेट से रिलेटेड है, और जो सैमसंग संजू है राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं ना आईपीएल में। फिर आते हैं ऋषभ पंत, ये दिल्ली कैपिटल से हैं। फिर आते हैं अनिरुद्ध थापा, इनका संबंध किससे है भैया? ये क्रिकेटर नहीं है बल्कि फुटबॉलर हैं, और ये फुटबॉलर हैं, और इनका संबंध है जो मोहन बागान है ग्रुप है उससे संबंधित है ये, है ना। अनिरुद्ध थापा का संबंध किससे है? मोहन बागान ग्रुप से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं आवेग संचरण में न्यूरॉन्स ट्रांसमीटर होते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है? जो आवेग संचरण है मस्तिष्क में होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर उसमें लगे होते हैं, क्यों या फिर किस काम में आते हैं? तो ये जो पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली होती है उसमें आयन चैनल को खोलते हैं। जो पोस्ट झिल्ली होती है उसमें क्या करते हैं? आयन चैनल्स को खोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी हमारी वंदे भारत। वंदे भारत कब से चलना स्टार्ट हुई है? 2018 से। स्पीड कितनी है इसकी? 160 से 180 किलोमीटर पर ये चलती है, किलोमीटर प्रति घंटे पे चलती है। पहली कौन सी है हमारी? 2018 में ये सबसे पहले मोदी जी के द्वारा चलाई गई थी, है ना। इसको चलाने की घोषणा हुई थी। फिर 2019 में पहली कहाँ से चली थी? न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच में ये चलाई गई थी। फिर मध्य प्रदेश की कहाँ कब चली है? तो मध्य प्रदेश की कमलापति से चलती है पहली, न्यू दिल्ली तक की चली थी 2023 में, न्यू दिल्ली के बीच में ये चलाई गई थी। और इसके लिए अभी एक नया आया है कवच तकनीक, है ना, जो कि इतनी सारी ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही थी ना, उससे बचाने के लिए इसमें जो कवच तकनीक है इसको लॉन्च किया गया है, कवच तकनीक को। और ये जो पूरी ट्रेन है वो कर चलती है डिस्ट्रीब्यूटर टेक्शन पावर से चलती है। जो डिस्ट्रीब्यूट टेक्शन पावर है उसका प्रयोग करके इसको चलाया जाता है। फिर से क्वेश्चन अब आते हैं, राष्ट्रीय पुरुष स्मृति जो पुलिस स्मृति दिवस है वो कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस को मनाया जाता है
21 अक्टूबर को कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को इसको मनाया जाता है, पुलिस स्मृति दिवस। पुलिस की उपस्थिति बढ़ाने के बावजूद तस्कर बढ़े, तो क्या अनुमान लगाया जा सकता है? यदि पुलिस की उपस्थिति भी है तब भी तस्करी बढ़ गई है, तो इसका अनुमान लगाया जाएगा कि उन्होंने क्या कर लिया है, तस्कर ने पुलिस को भी इसमें शामिल कर लिया है, मतलब इसमें पुलिस बढ़ने से भी कोई रुकावट नहीं आ रही, मतलब पुलिस भी इसमें शामिल है। सड़क पर ईंधन रिसाव की स्थिति में एक कांस्टेबल के रूप में आप तत्काल क्या कदम उठाएंगे? यदि सड़क पर ईंधन का रिसाव हो गया है, आप वहां पर तैनात हैं, आप क्या करेंगे? क्षेत्र रोकें और फायर टीम को सूचना देंगे। हम क्या करेंगे? वहां का क्षेत्र रोक देंगे और क्या करेंगे? फायर टीम को तुरंत ही सूचना दे देंगे। सूचीबद्ध विकल्प में कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन प्रकार है? तो जो शास्त्रीय संगीत है इसमें सबसे प्राचीन हो जाएगा हमारा ध्रुपद गायन, है ना? ध्रुपद गायन से संबंधित है, सबसे पुराना शास्त्रीय संगीत है। मास गैस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? मास गैस को वर्ल्ड वार के समय इसको प्रयोग किया गया था और इसका जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा CH4। मास गैस का संबंध है CH4 से। देखो हमें विकल्प चुनना है, कितना अच्छा विकल्प दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कॉलेज जाएंगे, फिर शिक्षा प्राप्त करेंगे, फिर रोजगार मिलेगा, फिर वेतन मिलेगा, है ना? अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, तथ्यों को जोर से बोलने से क्या मदद मिलती है? यदि हम कोई भी फैक्ट हैं, तथ्य हैं, उनको हम जोर जोर से बोल रहे हैं तो क्या होंगे? हम उन्हीं को सुनते हैं और बोलते हैं तो ज़्यादा अच्छे से याद हो जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं? तथ्य को जोर जोर से बोल रहे हैं, अब मतलब हम उनको बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो हमें ज़्यादा अच्छे से क्या हो जाएंगे? ये याद हो जाएंगे। ये रिलेशन के क्वेश्चन हैं, ये ट्रेन के क्वेश्चन भी आए थे। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र बताइए कौन सा है? तो सबसे पहले तेल कहाँ पे मिला था? डिगबोई असम में मिला था। सबसे पहले हमें कहाँ पे मिला था? डिगबोई में देखने को मिला था। इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे मुंबई हाई कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। अंकलेश्वर, वे पूछ लेते हैं अंकलेश्वर क्यों फेमस है? तो ये मुख्यतः तेल क्षेत्र के लिए जाना जाता है, गुजरात से। मंगला राजस्थान में है। राजस्थान में कुछ और भी दिए गए हैं, ये राजस्थान में गुजरात में है। गुजरात का है जामनगर। ये कहाँ का है? गुजरात का है। ये जो सबसे बड़ा है और रिलायंस से रिलेटेड है, ये गुजरात से, और गुजरात में ही है कोयाली। कोयाली। मंगलूर कर्नाटक का है। तमिलनाडु के दो हैं, एक है मनाली। मनाली कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और कावेरी, ये इसको नागपट्टनम भी कहा जाता है, ये दोनों ही तमिलनाडु में है ना। ताती पाका, ये कहाँ पे है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। ताती पाका ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है और ये सबसे छोटा है। पारादीप उड़ीसा में है। मथुरा उड़ीसा उत्तर प्रदेश में है। मथुरा कहाँ पे है? यूपी में है। हरियाणा में पानीपत है। बिहार में बरौनी है। पश्चिम बंगाल में हांडिया है। हांडिया। और जो असम है, असम में भी कुछ कुछ है, जैसे कि नुमालीगढ़, गुवाहाटी और बोगईगांव। ये सब कहाँ पे है? असम में है। जामनगर में, उड़ीसा में है। कोयली है। जामनगर सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी क्षेत्र है। मनाली कावेरी ये तमिलनाडु में है। आंध्र प्रदेश में है तातीपाका, जो कि सबसे छोटा तेल रिफाइनरी है। और मथुरा यूपी में है। हरियाणा में है कौन सा? पानीपत। बिहार में है बरौनी। पश्चिम बंगाल में है हांडिया। और उड़ीसा में है पारादीप। ये हमारे तेल रिफाइनरी से संबंधित सारे फैक्ट थे। OSO4
किसका उदाहरण है? OSO4 एक यौगिक है। क्या हो जाएंगे? एक प्रकार के यौगिक हो जाएंगे। OSO4 क्या है? एक प्रकार का यौगिक है। मतलब हमने 5 क्वेश्चन समथिंग देखे हैं, है ना, अभी तक 5 हमें साइंस के मिल चुके हैं। MP के 2 मिले हैं। तेल रिफाइनरी भी हमने पढ़ ली। इस स्थिति में कार्य नहीं किया जा सकता। तो कौन सी स्थिति ऐसी है जिसमें हम कार्य नहीं कर सकते? यदि कोई वस्तु है वो चल नहीं रही है, तो वस्तु नहीं चलती, तो उसको क्या हो जाएगा? कार्य नहीं कर रही। कोई वस्तु यहाँ पर रखी, मतलब वो यहाँ तक घूम के यहाँ पर आ गई, वो यहीं पर रखी है, चल नहीं रही है, मतलब क्या हो जाएगा? काम उसने नहीं किया, काम 0 है, काम नहीं किया जा सकता यदि वस्तु नहीं चल रही है तो। अब दिए गए हैं हमें कुछ राष्ट्रीय जलमार्ग दिए गए हैं जो कि ब्रह्मपुत्र नदी को जोड़ता है। कौन सा जलमार्ग है? चलो पहले भारत का नक्शा बनाएं क्या? प्लीज आप हमारी ड्राइंग पे मत जाना, ये बहुत ही खतरनाक बन गई है। नहीं दिख तो रहा है यार हमारा भारत, ऐसे तो कुछ है। चलो कल अपना कलर भी पेन का चेंज कर ले रहे हैं ना, तो मिक्स नहीं होगा। सबसे पहले यदि हम वाटर नेशनल वाटर वे देखेंगे, सबसे पहले आता हमारा हुगली पर, जो हमारी कौन सी है? गंगा नदी है। इस पर कौन सा है? 1। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 16-20 है ना, 16-20 है। इसमें यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक ये है। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रह्मपुत्र। इस पर कौन सा है? नेशनल वाटर वे 2। ये कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, सादिया से धुबरी तक है। और 891 है इसका। लंबाई कितनी है? 891, जो कि असम में सिर्फ है। कहाँ पर है? सिर्फ असम में है। नेक्स्ट आता है नेशनल वाटरवे 3, जो कि कहाँ पे है? हमारा जो केरल है उसमें ही बस छोटा सा पाया जाता है। पश्चिमी कोट्टापुरम से केरल के बीच में पाया जाता है, जो कि 205 किलोमीटर का है। ये 3 है। फिर आता है नेशनल वाटरवे 4। ये कृष्णा गोदावरी नदी में है, काकीनाडा पुडुचेरी के बीच में पाया जाता है। इसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी आते हैं, और ये 1000 समथिंग पाया जाता है। नेक्स्ट आता है नेशनल वाटरवे 5। ये कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब हम 5 देखेंगे, जो कि जो ब्राह्मणी नदी है, महानदी, यहाँ पे पाया जाता है। अरे इसकी तो पहले यहाँ पे जो ब्राह्मणी नदी है, महानदी है, इसमें पाया जाता है नेशनल वाटरवे 5, और ये 623 किलोमीटर तक का है। नेक्स्ट आते हैं नेशनल वाटरवे 6। ये बराक नदी जो असम में है, यहीं पर पाया जाता है। नेशनल वाटरवे 6 ये कहाँ पे है? बराक नदी पर पाया जाता है, लखीमपुर से भंगा तक। एक हमारे MP में भी है, जिसे क्या कहा जाता है? नेशनल वाटरवे 73, जो कि नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश और गुजरात में। एक और है ताप्ती नदी पर है, जो कि हो जाएगा नेशनल वाटरवे 100। ये ताप्ती नदी पर पाया जाता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। अब इनने क्या पूछा? ब्रह्मपुत्र नदी का पूछा, तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। नेशनल वाटरवे 1, ये नहीं 2, 1 हमारी इस पे था ना, गंगा भागीरथी हुगली प्रयागराज वाला जो था, वो प्रयागराज से कहाँ तक है? हल्दिया तक है। ये 1 हो जाएगा। और 2 है ब्रह्मपुत्र। कहाँ गया ऑप्शन? 2 ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ा हुआ है। तीसरा कहाँ पे था? केरल में था, कोट्टापुरम से कोल्लम तक। चौथा था कृष्णा नदी, गोदावरी नदी के बीच में था, पुदुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, काकीनाडा से पुडुचेरी तक। फिर आता है ब्रह्मणी में 5वां पाया जाता है, जो कि तालचेर से धमाका तक है, और महानदी पर पाया जाता है। ब्रह्मणी, महानदी और मताई नदी पर, तीनों नदी पर पाया जाता है। NH6 ये बराक नदी पर पाया जाता है, असम में पाया जाता है। NH73 ये नर्मदा नदी पर, MP और गुजरात के लिए है। फिर आता है NH100, जो कि ताप्ती नदी पर है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। ये हमारे नेशनल वाटरवे हो गए। नेक्स्ट आते हैं उत्पाद शुल्क नियंत्रण के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग का उद्देश्य क्या होता है? यदि जो उत्पाद शुल्क है उसके लिए हमें नियंत्रण करना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का अर्थ क्या हो जाएगा? ये क्या करता है ब्रेन स्टॉर्मिंग? जो समस्या होती है उनको तेजी से ढूंढने, समाधान, समस्या का समाधान ढूंढने के लिए जो तेजी से प्रयोग किया जाता है, उसे ब्रेन स्टॉर्मिंग कहा जाएगा। समाधान ढूंढने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हमारे शरीर में अंग और क्षतिग्रस्त जो ऊतक होते हैं
उनकी मरम्मत करना, निर्माण करना, नवीनीकरण के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ है जो कि जिम्मेदार होता है? तो वो हो जाएगा प्रोटीन। ये क्या करता है? प्रोटीन हमारे शरीर में मरम्मत करता है, ऊतकों की निर्माण करता है, नवी बनाने के लिए सब प्रयोग करता है। सबसे ज़्यादा पाया जाता है किसमें? सोयाबीन में पाया जाता है, और उससे सोयाबीन से भी ज़्यादा, सोयाबीन में 42% के समथिंग पाया जाता है, उससे ज़्यादा मशरूम में पाया जाता है। इसलिए जो अभी SC ST के लिए मशरूम की खेती करवा रही है गवर्नमेंट। बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जो कि प्रोटीन की कमी से हो जाती हैं। कौन कौन सी हैं? पहले आती है क्वासियोरकर और मरामसमस। यदि क्वासियोरकर बीमारी है तो वो सिर्फ प्रोटीन की कमी से होगी, लेकिन यदि प्रोटीन की भी कमी है, ऊर्जा की भी कमी है, तो वो हो जाती है मरासमस बीमारी। नेक्स्ट आते हैं कुछ हमारे एग्जाम में आते हैं प्रोटीन, हम उनको देख लेते हैं। जैसे कि हमारा होता है जो कैरेटिन, ये किसमें पाया जाता है? जो बाल हो गए हमारे, नाखून हो जाए, इनमें क्या पाया जाता है? कैरेटिन पाया जाता है, नाखूनों में पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं कैलोजन, नहीं कॉलिजन, कैलोजन नहीं, कैलोजन, कॉलिजन ये किसमें पाया जाता है? त्वचा में पाया जाता है, कॉलिजन त्वचा में। हीमोग्लोबिन देखिए आरबीसी में पाया जाता है, ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है, ये भी क्या है? एक प्रोटीन है। नेक्स्ट आता है कैसीन, कैसीन दूध में पाया जाता है। ओसिन हड्डियों में पाया जाता है। जो एक्टिन मायोसिन है ये किसमें पाया जाता है? मांसपेशियों में पाया जाता है। एक्टिन मायोसिन किसमें पाया जाता है? मांसपेशियों में ये पाया जाता है। फाइब्रिनोजेन नाम सुना होगा, फाइब्रिनोजेन ये किसमें पाया जाता है? फाइब्रिनोजेन प्रोथम्बिन रक्त का थक्का बनाने में प्रयोग किया जाता है। ये भी क्या होता है? प्रोटीन का ही एक पार्ट है ना। तो कौन कौन से पढ़ लिए हमने? कैरेटिन है, बाल नाखून में पाया जाता है। कॉलिजन है, त्वचा में पाया जाता है। कैसीन है, दूध में पाया जाता है। ओसिन है जो कि हड्डियों में पाया जाता है। एक्टिन मायोसिन है, मांसपेशियों में पाया जाता है। प्राइमोजेन है जो कि रक्त का थक्का जमाने में प्रयोग किया जाता है। प्रोटीन, ये सारे प्रोटीन के ही टाइप हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं पूर्वानुमान। सोच निर्भर करती है, जो पूर्वानुमान सोच होती है वो किस पर निर्धारित करती है? जो तार्किक सोच होती है, अवलोकन होते हैं, उस पर आधारित होती है। जो पूर्वानुमान सोच होती है वो निर्धारित होती है कोई भी तार्किक सोच पर और अवलोकन पर। R.K. नारायण द्वारा लिखित किस प्रसिद्ध पुस्तक पर 1957 में इसी नाम से फिल्म बनाई गई थी? तो R.K. नारायण हैं, इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं जो कि कौन सी थी? द पेंटर ऑफ साइंस है, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी डेज है, द विंटर ऑफ स्वीट्स है, और द गाइड है। गाइड पर ही एक फिल्म बनाई गई थी 1957 में। इनकी है? R.K. नारायण जी की है ये। नेक्स्ट आते हैं MOITD। MOITD किस रॉकेट का प्रयोग किया गया था? हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं। MOI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? माई ऑर्बिटल अभी हम इसका पेन चलाने में आदत नहीं हुई है, क्या पता क्या क्या बन जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर ये MOI माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसको प्रयोग किया गया था, इसको टेक मी टू स्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि बेंगलोर की एक कंपनी है। किसने लॉन्च किया है? टेक मी टू स्पेस एक कंपनी है बेंगलोर की, निजी कंपनी है, जिसके द्वारा इसको बनाया गया है। किसके द्वारा छोड़ा गया है? तो इसको इसरो का जो PSLV-60 है, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना। फिर आता है हमारा GSLV MK3, ये क्या है? तो इसको क्या कहा जाता है? बाहुबली कहा जाता है, फैटमैन भी कहा जाता है।
इनफैक्ट रिटेल वॉर कहा जाता है ना। और जीएसएलवी बाहुबली है सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। फुल फॉर्म क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इससे जो हमारे चंद्रयान 2 और जो थर्ड था वो लॉन्च किए गए थे इनसे। इसमें क्या होता है? क्रायोजेनिक इंजन होता है, सॉलिड लिक्विड दोनों ही ईंधन इसमें प्रयोग किए जाते हैं। जो एरियन 5 था ये क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक है और इसको वहीं से लॉन्च किया जाता है। यूरोपीय स्पेस जितने भी है वो एरियन 5 से ही लॉन्च किए जाते हैं। फिर आता है हमारा फाल्कन 9। ये किसका है? तो जो एलन मस्क है उनकी कंपनी जो स्पेस एक्स है उसके द्वारा इसको बनाया गया है और ये एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है जिसको हम फिर से इसको यूज कर सकते हैं। और जो हमारा MOI था, अरे यानी इसको रिवर्स कर देखो, यहाँ क्या देखो, जो MOITD था ये इसका फुल फॉर्म देखो फिर से देख लेते हैं। माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। अगले क्वेश्चन पेपर में आ भी सकता है ये। इसको किसने बनाया है? टेक मी टू स्पेस कहाँ की कंपनी है? बेंगलुरु की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? PSLV 60 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। PSLV का फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। GSLV MK3 क्या है? तो GSLV जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। और M23 है, इसको बाहुबली भी कहा जाता है और फैट बॉय भी कहा जाता है। इसके द्वारा दो मुख्यतः जो प्रयोग किए गए हैं इसका, तो वो क्या है? चंद्रयान 1 2 में और थर्ड में है ना। थर्ड कहाँ पे गया था? दक्षिण में पहुंचा था, दक्षिण ध्रुव पर गया था ये। और उसके बाद हमारे एरियन यूरोपियन स्पेस का है। फाल्कन 9 किसका है? एलन मस्क की कंपनी जो स्पेस एक्स है उनके द्वारा इसको बनाया गया है, रीयूजेबल है। बस चलो हम आगे देखते हैं क्वेश्चंस। लाभ हानि वाले भी क्वेश्चन दिए गए हैं। एक रास्ता में दोपहर का खाना खाते समय आपने देखा कि एक बुजुर्ग दंपत्ति को उसके बगल में बैठे लड़के द्वारा परेशान किया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? यदि आपने देखा कि रेस्टोरेंट वगैरह में कोई बुजुर्ग दंपत्ति है, उनको कोई बच्चा परेशान कर रहा है, तो आप उसके पास जाएंगे और उन्हें समझाएंगे कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है। नेक्स्ट आते हैं पॉलिटी से क्वेश्चन है ना। पहली क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है। ये संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के संबंध में विवरण किया गया है। संविधान में प्रारंभ में नागरिकता किसमें दी गई थी? तो भाग 3 का है ये, भाग 3 में दी गई है नागरिकता। और अनुच्छेद 15 से 5 से स्टार्ट होती है, सॉरी 5 से स्टार्ट होती है, 11 तक ये चलती है। तो कहाँ से स्टार्ट होती है? 5 से इसको स्टार्ट किया गया है। तो जो हमारा भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी एक अधिनियम भी आया था, है ना, अधिनियम आया था, वो कब आया था? 1955 में आया था। इसमें दिए गए थे कि हम 5 प्रकार से तो लोगों को नागरिकता दे सकते हैं और 3 प्रकार से छीन सकते हैं। 5 प्रकार से हम किस प्रकार देंगे उनको नागरिकता? यदि किसी का जन्म हुआ है उसको दे सकते हैं, वंश से रिलेटेड हो तो दे सकते हैं, पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता मिल सकती है, देशीकरण से मिल जाएगी, है ना, और भूमि विस्तार से भी मिल जाती है। यदि हमने कही कि भूमि भी ही पूरी खरीद ली भारत वालों ने, तो वहाँ के जितने भी लोग हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? सब भारतीय हो जाएंगे। तो 5 प्रकार से नागरिकता मिल जाएगी। छोड़ेंगे कैसे? तो हम वो खुद त्याग दे, कहीं और की नागरिकता ले ली उसने त्याग दी, बर्खास्त कर दिया जाए कि भैया गवर्नमेंट ने बोला कि चलो आप निकलो, बर्खास्तगी कर दी जाए। यदि उसको देशद्रोह का लग गया, हमने भगा दिया, किसी भी चीज़ से उसको वंचित कर दिया गया, तो ये वंचित कर दिया। 3 प्रकार से उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। अब हमने देखा है 5 से 11 तक ये दिए गए हैं इसके प्रावधान। तो 5 से देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति 5 से, भारत जब से संविधान लागू हुआ था, भारत में है तो भारत का नागरिक है। भारत में यदि उसका जन्म हुआ है, माता पिता कोई भी है भारत के, तो वो नागरिक हो जाएगा। 6 में बात कही गई थी कि कुछ लोग जो पाकिस्तान में गए हैं वो यदि वापस आ जाते हैं तो उनको नागरिकता इसमें दे दी जाएगी। फिर 7 में दिए गए हैं कि वो पहले तो पाकिस्तान में चले गए थे लेकिन फिर से आ गए तो वो 7 में आ जाएंगे, है ना। फिर 8 में ऐसी नागरिकता है जो NRI वगैरह होते हैं ना, उनके लिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। फिर 9 में कैसी है कि यदि कोई व्यक्ति है किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसके लिए प्रावधान 9 में किया गया है। संसद कुछ नियम बनाती है और 11 के तहत उसमें नियम वगैरह दिए गए हैं कि संसद ही इसमें नियम बनाकर कुछ कम ज़्यादा कर सकती है। ये हमारे अनुच्छेद से।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान किस शहर में है? तो इसको पटियाला में स्थापित किया गया है, खेल से संबंधित है और ये नेशनल संस्थान है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पे हुआ था? कटक में। इनको नेताजी किसने बुलाया था? हिटलर के द्वारा बुलाया गया था, है ना। सबसे पहले हिटलर के द्वारा इनको क्या बुलाया गया था? नेताजी बुलाया था। इनने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। इनके द्वारा कांग्रेस की 2 अध्यक्षताएं थी जो की गई थी। तो पहली तो आती है 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, जो कि एक प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। फिर आता है 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी संकट कहा जाता है। ये भी सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, है ना। पट्टाभी सीतारामैया के बीच में और इनके बीच में कुछ डिबेट हो गया था। फिर इन्होंने क्या किया था? ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में और कांग्रेस को छोड़ दिया था। फिर ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिटलर से मिलने गए थे। सिंगापुर में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की जो कमान है वो रास बिहारी बोस के द्वारा इनको दी गई थी। इनने वहां से दिल्ली चलो का नारा दिया था और वो भी कहा था। इनके 2 नारे हैं, 3 फेमस हैं। जैसे दिल्ली चलो का नारा इन्होंने सिंगापुर के जो कैट हॉल है वहां से दिया था और इनकी फेमस है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी वहीं कहा था। और जय हिंद भी जो नारा है वो सुभाष चंद्र बोस का ही है। इनकी जो पूरी सरकार थी आज़ाद हिंद सरकार, इसको 9 देशों ने मान्यता प्राप्त कराई थी, है ना। और इन्होंने सबसे पहले हमला किया था किस पे? अंडमान निकोबार में, और उसको जीत लिया था। और सबसे पहले स्वतंत्र भारत का जो झंडा है वो अंडमान निकोबार में फहलाया गया था। और इसको सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? शहीद द्वीप कहा था। क्या कहा था? शहीद द्वीप इसको कहा था। ये सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। ये प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस हैं। अब आते हैं हमारे कुछ शिलालेख, लौह स्तंभ के बारे में बताने हैं, है ना। शिलालेख है, लौह स्तंभ कौन सा है वो बताइए। तो ये तो हमारा मेहरौली का लौह स्तंभ हो जाएगा। किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है। इसको सबसे पहले हमने कहीं पढ़ा था कि विदिशा में इसको स्थापित किया गया था, विष्णुगिरिपाद में। विदिशा में इसको स्थापित किया गया था। फिर अनंतपाल आया तो इसको उठा के कहाँ लेके चला गया? दिल्ली में चला गया। बहुत सारे लोगों ने इस पर रिसर्च की है मेहरौली के लौह स्तंभ पर। इसमें कभी जंग नहीं लगती। अब हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इलाहाबाद प्रशस्ति किससे संबंधित है भैया? तो इसको संबंधित है समुद्रगुप्त से। पहले तो हम बात देखो कौन से हैं। समुद्रगुप्त है। किसने लिखा है? प्रयाग प्रशस्ति को हरिशेन के द्वारा लिखा गया है। वो भी शुद्ध संस्कृत भाषा में नहीं लिखा गया है, गद्य पद्य में लिखा गया है, जिसको चंपू काव्य कहा जाता है। ब्राह्मी लिपि में इसको लिखा गया है। पहले तो ये कहाँ पे था? पहले कौशाम्बी में था। कौशाम्बी में था, फिर इसको लेके आए हैं यहाँ पर और इलाहाबाद में इसको रख दिया गया है। इसमें 3 शासक हैं, उनकी हमें जानकारी देखने को मिलती है। कौन कौन से हैं? पहले तो हमारे अशोक का शिलालेख भी इसी में मिलता है। कुछ लेख लिखे हैं। समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है और इसमें जहांगीर की जानकारी भी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आते हैं हमारा जूनागढ़ का प्रशस्ति। इसको क्या कहा जाता है? रुद्रदामन का अभिलेख भी कहा जाता है। रुद्रदामन का अभिलेख ये पहला ऐसा अभिलेख था जो कि शुद्ध संस्कृत में इसको लिखा गया था। इसमें हमें किन किन राजाओं की जानकारी मिलती है? तो हमें इसमें जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त नहीं हाँ चंद्रगुप्त मौर्य की, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन, 3 हो गए। और एक और राजा हैं, क्या नाम है उनका? स्कंदगुप्त। क्योंकि देखो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और स्कंदगुप्त, रुद्रदामन, तीनों चारों की जानकारी हमें मिलती है। और इससे हमें जानकारी मिलती है सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। फिर अशोक के समय किसने करवाया? स्कंदगुप्त के समय भी इसकी मरम्मत जीर्णोद्धार वगैरह किया गया था। तो इन सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ के अभिलेख से मिलती है। किसमें लिखा गया है? शुद्ध संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया है, वही ब्राह्मी लिपि में इसको लिखा गया है। नेक्स्ट आते हैं एरन का अभिलेख। ये कहाँ पे है? सागर में है। सागर मध्य प्रदेश में स्थित है। सती प्रथा के सबसे पहले साक्ष्य हमें यहाँ पे मिले थे। ये किसका है? भानुगुप्त का अभिलेख कहलाता है। इनके जो सेनापति थे गोपराज, इनकी पत्नी सती हो जाती हैं, उनकी जानकारी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। हूणों ने आक्रमण किया था भानुगुप्त पर। और ये जो एरन है यहाँ पे हमें बरहा भगवान की अवतार की मूर्ति मिलती है एक, है ना।
और यहाँ पर तोरमान के आक्रमण की जानकारी मिलती है और तोरमान का अभिलेख भी हमें पे मिलता है। समुद्रगुप्त मौर्य की भी जानकारी हमें मिलती है। किसने इसको खोजा था? तो सबसे ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, डी के वाजपेयी जी के द्वारा। और जो हमारी सागर यूनिवर्सिटी है ना, इसके प्रोफेसर थे ये, सागर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, डी के वाजपेयी के द्वारा इसको खोजा गया था। तो हमें इसको देख लें फिर से या फिर आगे चले? देखो सबसे देख लेते हैं। लौह स्तंभ के बारे में जानकारी हो रही है, कहाँ से है? मेहरौली से है। मेहरौली में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का ये अभिलेख है, शुद्ध लोहे से बनाया गया है। इसमें कुछ लेप वगैरह किया गया जिससे कि इसमें कभी जंग नहीं लगती। पहले तो इसको विष्णु गिरिपाद विदिशा में स्थापित किया गया था, लेकिन अनंत पाल को लेके चले गए थे कहाँ? मेहरौली में, और वहीं पे स्थापित कर दिया। इलाहाबाद प्रशस्ति समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। हरिशेन ने इसकी विजय के बारे में बताया है कि इसने दक्षिण विजय में क्या किया था, उत्तर विजय में क्या किया था। हरिशेन ने कहा था कि इन्होंने 100 विजय की हैं, 100 विजय की हैं और सब में जीता है। जब इनको जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा कि वाह, नहीं विंसेंट स्मिथ ने पढ़ा और इनको बोला कि वाह 100 विजय की थी, 100 लड़ाई लड़ी थी और सभी जीती थी, मतलब ये भारत का नेपोलियन है ना। तो उनके द्वारा इसी को पढ़ने के बाद उन्होंने कहा था। ये सबसे पहले कहाँ पे था? कौशाम्बी में था, अशोक का अभिलेख था। फिर उसको यहाँ पे लाया गया, प्रयाग प्रशस्ति प्रयाग के पास रख दिया गया। 3 राजाओं की जानकारी मिलती है हमें, समुद्रगुप्त की, राजा अशोक की और जहांगीर की जानकारी मिलती है। फिर आता है जूनागढ़ प्रशस्ति अभिलेख, इसको रुद्रदामन का अभिलेख कहा जाता है, शुद्ध संस्कृत में बनाया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, स्कंदगुप्त और रुद्रदामन, चारों की हमें जानकारी यहाँ से देखने को मिलती है। पहला अभिलेख था जो संस्कृत में था। फिर आता है ऐरण अभिलेख, ये सागर में स्थित है, सती प्रथा के पहले साक्ष्य हैं। भानुगुप्त का अभिलेख कहलाता है। यहाँ पे समुद्रगुप्त का अभिलेख भी है, तोरमान का अभिलेख है, उसकी जानकारी मिलती है कि तोरमान ने आक्रमण किया था इन पर। और यहाँ पे बरहा भगवान की मूर्ति है, विष्णु भगवान की मूर्ति भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। किसने खोजा था? डी के वाजपेयी के द्वारा खोजा गया था, जो कि हमारी सागर यूनिवर्सिटी है उसके प्रोफेसर थे। चलो अब हम देखते हैं आगे। ये दशमलव वाले क्वेश्चन हैं, ये दिए गए हैं द्विभाजक जो होते हैं उनके क्वेश्चन हैं। अब आते हैं मध्य प्रदेश के कौन से भगवान जी हैं जो कि जोगेश्वर नाथ मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। दमोह में है, कहाँ पे है? दमोह में स्थित है जोगेश्वर नाथ, इन्हें कहा जाता है बांदकपुर। जोगेश्वर जी का धाम लोक बन रहा है दमोह में और 100 करोड़ रुपए का बजट इसमें प्रस्तावित किया गया है। महाकाल लोक है, उसकी तर्ज पर इसको स्थापित किया जा रहा है। जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? यदि आपको पता है तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए, यदि नहीं होगा तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, है ना। तो ये जोगेश्वर जी का है। यहाँ पे एक क्या है? इमरती कुंड है। क्या है? इमरती कुंड है। मंदिर परिषद में ही इसको बनाया गया। क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि इमरती कुंड कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है? जोगेश्वर में स्थित है और ये बांदकपुर में है। बांदकपुर में क्या बन रहा है? जोगेश्वर लोक बनाया जा रहा है महाकाल लोक की तर्ज पर। ये अब डेट से क्वेश्चंस हैं, इसमें नंबर सिस्टम भी देखो दिया गया है, श्रृंखला सीरीज वाले क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन पेपर है ये। समीकरण वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत सारे पूछे गए थे इसमें, और सेटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा पूछा गया है। एज भी दी गई हैं। ये क्वेश्चन देखो कितने छोटा छोटा सा दिया है इसमें। तो डार्क मैटर्स क्या होते हैं? डार्क मैटर्स के बारे में हमें बताना है। डार्क मैटर्स जो होते हैं ये गैर दीप्तिमान पदार्थ होते हैं, मतलब ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, जो कि किसी भी प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करते। विद्युत चुंबकीय विकिरण को उत्सर्जित नहीं करेंगे, उन्हें डार्क मैटर्स कहा जाएगा। वाह, क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। चलिए बाय गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। यदि आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगे या फिर आपको लगता है कि कुछ मुझे और इसमें चेंजेस करना चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी इसको और थोड़ा सा अच्छा करने की। ओके, इसमें बहुत कम क्वेश्चन दिए थे इसलिए जल्दी कंप्लीट हो गया और हम इसको पूरा डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं कि यदि आपका एक भी क्वेश्चन है उस टॉपिक से नया क्वेश्चन आता है तो वो भी आपसे बन जाएगा। बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।